नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर जंक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रस्तावना के बारे में। आज प्रस्तावना का छोटा सा हिस्सा जो शेष रह गया था उसको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। और वो छोटे से हिस्से को अगर हम कहें कि वो कौन सा है तो वो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार से संशोधन हुए, क्या संशोधन हो सकते थे या संशोधन की गुंजाइश किस तरीके से बनी, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा की थी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ रखी होगी और आप लोगों के दिमाग में प्रस्तावना की इमेज एकदम छप चुकी होगी। जिससे आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आप लोगों से बड़े अच्छे आसानी से समझ में आएगा। हम पिछले टॉपिक को दोबारा से रिपीट करते हुए थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। और इस बैठक में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 इस दिन तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की। और तीसरी बैठक में हमने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव एवं उद्देशिका ही कुछ समय बाद प्रस्तावना का रूप ले लेती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद प्रस्तावना के रूप में आ जाती है। भाई, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था, तो जो हमने आप लोगों को उस दिन बिल्कुल साफ बताया था। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, इसको प्रस्तुत करने का काम कब किया गया था, तो 13 दिसंबर को तो ये प्रस्तुत हुई थी। प्रस्तुत कब हुई थी ये? 13 दिसंबर 1946। अगर पूछा जाए कि इसको स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, स्वीकृति प्राप्त हुई थी आप लोगों को बताया था हमने 22 जनवरी 1947, यानी साल के शुरुआती महीने में ही इसको क्या मिल गई थी, शुरुआती महीने में इसको क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ महीने बीते। इसमें एक तारीख आप लोगों की अगस्त आएगी। इसके बाद हम लोगों का अगस्त रहेगा। अगस्त 1947 में क्या होता है, भारत आज़ाद हो जाता है। यानी भारत आज़ाद होता है, साथ में पाकिस्तान अलग हो जाता है। और पाकिस्तान अलग होने के बाद तारीख आती है 29 अगस्त 1947 की एक तारीख आती है। 29 अगस्त 1947 को ही क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है। थोड़ा सा जी नई जानकारी रहेगी। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति यानी इसी को मसौदा समिति या खाका ढांचा समिति या ड्राफ्टिंग समिति कहा जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को कर दिया जाता है। और इस समिति को काम सौंपा जाता है कि वो संविधान का एक खाका खींचे, एक नींव तैयार करे, जिस पर हम लोग संविधान रूपी इमारत को बना सकें। दोबारा से हम आप लोगों को रिपीट करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है, जिसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को और स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी को। जनवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कार्यक्रम चलता रहता। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया जाता है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त के 10-12-15 दिन बाद 29 अगस्त की तारीख आती है 1947 को संविधान सभा की एक समिति, जिसका नाम होता है प्रारूप समिति, का गठन कर दिया जाता है। और इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उन्हें काम सौंपा जाता है कि आप कोई ऐसा न्यू, ऐसा खाका, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मैप या एक ऐसी हमें कोई व्यवस्था बना के दीजिए जिस पर हम लोग अपना संविधान तैयार कर सकें। संविधान तैयार कर सके जी। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति के लिए काम दिया गया। अब भाई, किन चीज़ों को पाने के लिए हमें काम करना था, वो उद्देश्य प्रस्ताव एवं उद्देशिका में लिखी थी। कैसे पाना है, वो प्रारूप समिति को तैयार करना था। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो इतना तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई अभी संविधान बनना स्टार्ट नहीं हुआ, यानी संविधान लिखा जाना स्टार्ट नहीं हुआ। प्रारूप समिति बनाएगी, प्रारूप एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, फिर प्रारूप होने के बाद उसके वाचन होंगे, तमाम सारी चीज़ें होंगी आप लोगों की। और ये संविधान बनकर मतलब 2 वर्ष बाद 1949 में 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आप लोगों को पता होगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन आप लोगों की प्रस्तावना पढ़ी गई, क्योंकि प्रस्ताव में तारीख कौन सी पड़ी थी, 26 नवंबर 1949 की। इसी दिन आप लोगों की प्रस्तावना पढ़ी गई। अच्छा, प्रस्तावना पढ़ी गई यानी संविधान लिखा गया, प्रस्तावना लिखी गई।
तो भाई आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव जो पहले आ गया था, या ये चीज़ें तो पहले की थी, यानी संविधान बनने के पहले ही प्रस्तावना क्या लिखी जा चुकी थी? नहीं, संविधान बनने के पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका था, उद्देशिका प्रस्तुत हो चुकी थी, स्वीकृति 22 जनवरी को मिल गई थी कि हमारे उद्देश्य क्या होंगे, इस चीज़ की स्वीकृति मिल चुकी थी। उसी को हम लोगों ने बाद में प्रस्ताव कुछ परिवर्तन करके प्रस्तावना बनाया जो 26 जनवरी तक। हम आपसे कहें कि जब संविधान बना तो संविधान बनने में भाई एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ, जिसमें हमने आपको बताया कि टोटल 22 भाग हुआ करते थे, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। जी कब की बात चल रही है? मूल संविधान की। मूल संविधान, और मूल संविधान क्या कहलाता है? 26 नवंबर 1949 की बात। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 8 अनुसूची हुआ करती थी, ये तीनों ही उसमें व्यवस्था थी। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान की प्रस्तावना में संविधान इस डेट को अंकित किया गया, यानी प्रस्तावना भी उसमें शामिल थी। तो इसमें जो 22 भाग हुआ करते थे, इसमें भाग स्टार्टिंग हुई 1 2 3 4 इस तरीके से भाग चलते गए, वो आप लोगों के कहाँ तक पहुँचे? 22 तक पहुँचे। इस तरीके से भाग लिखा गया। सेम आर्टिकल 1 2 3 4 करते हुए 395 तक पहुँचे, अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुँची, अनुसूची पहुँची। इस तरीके से लिखा गया। जो 22 भाग थे वो लिख दिए गए, 395 अनुच्छेद लिख दिए गए, 8 अनुसूचियाँ लिख दी गई, ये सारी चीज़ें लिख दी गई, प्रस्तावना भी लिख दी गई। प्रस्तावना इन भागों में कहीं भी शामिल नहीं थी, यानी इन 22 भागों में प्रस्तावना का कोई भी भाग नहीं है। 1 से लेकर 22 भाग तक आप किसी भी भाग की चर्चा करें, उसमें प्रस्तावना नहीं लिखी है, प्रस्तावना आगे लिखी है। 395 अनुच्छेद में कोई भी अनुच्छेद प्रस्तावना से संबंधित नहीं रहेगा। 8 अनुसूची, 8 अब 12 अनुसूची जो मूल संविधान के लिखा है आप लोगों का डेटा, तो अब 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में किसी भी अनुसूची में संविधान की प्रस्तावना का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो जब तीनों चीज़ों में ही प्रस्तावना नहीं थी, तो प्रस्तावना में अगर हम कभी कहें कि हमें संशोधन करना है तो किस आधार पर संशोधन करें? ये सवाल, यानी क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न सबसे पहली बार उठा 1973 के लगभग। 73 के लगभग एक केस चल रहा था, जिसको आप लोगों ने, बड़ा फेमस केस है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस के समय पर क्या हुए, यह प्रश्न उठा पहली बार कि क्या प्रस्तावना में संशोधन करना संभव है या नहीं है। जी कब उठा? 1973 में। अब हम लोग जब उस टॉपिक पे पहुंच गए हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करना संभव है या नहीं, हमने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ क्लियर रहे, वो चीज़ क्या है आगे आप लोगों की यूज़ होगी। ठीक, अभी तक आप लोगों ने इतना से देखा कि 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ, 22 जनवरी को स्वीकृति हो गई, 47 अगस्त से क्या हुआ, संविधान बनना स्टार्ट हो गया, नवंबर तक संविधान बना, 2 साल लग गए पूरे, संविधान बन गया। और जो प्रस्तावना थी, जो पहले भी थी उद्देशिका के नाम से, बाद में प्रस्तावना बन चुकी है, कुछ परिवर्तन किए गए। और पूरे 22 भागों में प्रस्तावना नहीं है, 395 अनुच्छेद में प्रस्तावना नहीं है, 8 अनुसूची में प्रस्तावना नहीं है। ठीक, तो अब हम अपने टॉपिक का नाम डालते हैं। जो हमने आप लोगों को पुरानी चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में डाली हैं, जो आप लोगों को काम आएंगी अभी पढ़ने में, तो हम इसमें आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग डाल दें। हेडिंग आज हम लोगों की क्या रहेगी? प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन आपकी हेडिंग रहेगी, प्रस्तावना में संशोधन। कौन सी प्रस्तावना में संशोधन? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। वो किस तरीके से होगा, उस चीज़ पर हम लोगों को चर्चा बड़ी डिटेल से करनी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे पढ़ने पढ़ाने वाले सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, संविधान फलाने संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया, जे शब्द जोड़े गए, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण बहुत कम लोगों को पता होता है। कारण भाई जिनको पता है वो बहुत अच्छे लोग कहलाते हैं, है ना। तो हम लोगों की अगर पढ़ाई में वो कमी छूट रही तो उसको हम लोगों को पूरा करने का काम ही तो यही करना है। ठीक, तो प्रस्तावना में जब हम संशोधन, भाई हमें संशोधन किस में करना है? प्रस्तावना। इसमें 2 शब्द लिखे, प्रस्तावना में संशोधन करना है। और संशोधन वास्तव में है क्या? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 368, अभी आप लोगों को लिखना नहीं है ना, आर्टिकल 368 में क्या लिखा है? संविधान कि किसी भी भाग में संशोधन करने के तरीके दिए गए हैं, संविधान संशोधन दिया गया है। आर्टिकल 368 में क्या दिया गया? संविधान संशोधन। यानी आर्टिकल 368 में लिखा है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किस तरीके से किया जाए, ये कहाँ लिखा है? 368 में। लेकिन संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की व्यवस्था लिखी है, वहां प्रस्तावना नहीं लिखा है। प्रस्तावना नहीं लिखा है, तभी सवाल बना कि क्या प्रस्तावना में संशोधन करना संभव है या नहीं। तो हम लोग अगर 368 का प्रयोग करके प्रस्तावना में संशोधन करना चाहें तो कब कर सकते हैं? जब उसको संविधान का अंग माना जाए।
ऐसे आप समझो कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब पॉसिबल है? संशोधन संभव है और संशोधन असंभव है। दोनों ही कह सकते हैं। कैसे? दोनों की चीज में हम आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताएंगे किस तरीके से संभव है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब संभव है? जब प्रस्तावना को संविधान का अंग यानी पार्ट या हिस्सा, अंग या भाग या हिस्सा, कुछ भी लिखा मिल जाए, हिस्सा माना जाए। अच्छा, यदि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग ना माना जाए तो उसमें संशोधन करना असंभव है। जब प्रस्तावना को संविधान का अंग ना माना जाए। भाई अब तक हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में संशोधन संबंधी कुछ प्रावधान लिखे हैं कि 368 के तहत भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की व्यवस्था दी गई है। किसी भी भाग में संशोधन यानी संविधान का जो भी भाग होगा, यानी जो संविधान का अंग है उसमें संशोधन कैसे करना है वो कहाँ दिया गया? 368 के तहत। अगर हम प्रस्तावना में 368 के तहत संशोधन करना चाहें तो उसको संविधान का भाग होना चाहिए, भाग अंग यानी हिस्सा होना चाहिए, यानी संविधान की किताब का हिस्सा, वो संविधान का हिस्सा होना चाहिए किसको? प्रस्तावना को, है ना। और यदि संविधान की प्रस्तावना को अंग ना माना जाए तो उसमें संशोधन क्या है? असंभव है। यानी ये तो हो गई संभव वाली चीज की संभव कब है? जब प्रस्तावना को क्या माना जाए? संविधान का अंग माना जाए। वो असंभव कब है? जब प्रस्तावना को संविधान का अंग न माना जाए। दोनों चीजें क्लियर हैं। अगर संविधान को प्रस्तावना का अंग माना जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन संभव है, संशोधन संभव है। और यदि संविधान का अंग ना माना जाए तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन असंभव है। अभी भाई मैटर सुलझा नहीं है। अभी हम लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान में संशोधन हो पाना है, प्रस्तावना में संशोधन हो पाना है या नहीं होना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वो देखा कि हो कैसा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन तभी हो सकता भाई, संशोधन की दो कंडीशन है, कब संभव है कब असंभव है। संभव तब है जब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए। जब अंग माना जाएगा तो 368 के तहत हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। और यदि अंग नहीं माना जाता है तो 368 के साथ भी हम लोग क्या नहीं कर सकते? इसमें संशोधन नहीं कर सकते। जब संशोधन नहीं कर सकते तो फिर संविधान की जो प्रस्तावना है जैसी लिखी है वैसे ही हमेशा लिखी रहेगी। यही संभावना बनेगी। अब अगर अंग है तो इसमें संविधान का में संशोधन करके प्रस्तावना को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है, जब हमने आपको बताया कि संविधान में की प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है, यह प्रश्न कब उठता है? 1973 में। 1973 में एक केस चल रहा होता है, केशवानंद भारती केस चल रहा होता है 1973 में। केशवानंद भारती केस में क्या होता है? केशवानंद वास्तव में एक मठ से संबंधित एक विवाद होता है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है। और मठ से संबंधित विवाद में चीज़ें जब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वो विवाद यहाँ से हटकर कहाँ पहुँच जाता है? प्रस्तावना की भाषा पर या प्रस्तावना पर पहुँच जाता है। सीधे हम कहें प्रस्तावना पर पहुँच जाता है। और प्रस्तावना पर जब वो बातें होती हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी जाती है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन संभव है, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जी कब उठ रहे थे दोनों सवाल? 1973 में। लेकिन 1973 के पहले एक जगह और रायता फैल चुका था, वो था 1960। 1960 में एक और केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो बेरूवाड़ी केस था। बेरूवाड़ी केस में क्या था? अब हम दोनों को चीज़ कर सकते हैं, मतलब इतना आप लोगों ने लिख लिया है, इतने में आप लोगों को कुछ दिमाग में सेट है कि संविधान में संशोधन कब, प्रस्तावना में संशोधन ऐसे लिख लेंगे, प्रस्तावना में संशोधन संभव है जब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए तो आर्टिकल 368 के तहत हम लोग संशोधन कर सकते हैं। और अगर असंभव कब है? जब प्रस्तावना को संविधान का अंग न माना जाए तो 368 में भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, इतनी चीज क्लियर। अब आगे हम आपको बताएं
यहाँ हम साफ किए दे रहे थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड आप लोगों को थोड़ा सा लिमिटेड ही दिखाई देता है। ठीक, चलिए अब हम आपको चर्चा कर रहे थे 1960 की, चर्चा थी 1960 की। 1960 में चल रहा था बेरूवाड़ी संदर्भ। बेरूवाड़ी संदर्भ हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसी के से शुरुआत करेंगे हम लोग, फिर पहुंचेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई। बेरूवाड़ी संदर्भ, बेरूवाड़ी संदर्भ चल रहा था। बेरूवाड़ी संदर्भ यानी आप लोगों को पता है, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले संविधान पढ़ रखा हो किसी अच्छी जगह से, तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 143, बिल्कुल आर्टिकल 143 यानी 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। तो 143 से तो आप लोगों को और भी जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है, कानूनन सलाह ले सकता है 143 के तहत। तो बेरूवाड़ी जब संदर्भ चल रहा था तो उस समय आर्टिकल 143 का प्रयोग किया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय ने 143 का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कहा कि जो बेरूवाड़ी संदर्भ है यानी संविधान की प्रस्तावना, इसमें भी संविधान की प्रस्तावना पर बात थी कि संविधान की प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जे प्रश्न जनता का नहीं था, जे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांगी थी। यानी 1960 में क्या हुआ, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे लिखे दे रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से प्रस्तावना संबंधी सलाह मांगी जाती है। भाई राष्ट्रपति को जो ताकत प्राप्त है 143 के तहत कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। जी 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति ने अपनी इस ताकत का क्या किया, प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उस समय हुआ करते थे गाडगर जी, जो उस समय पर न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था आपका गाडगर जी, ऐसे लिखेंगे। जो उस समय CGI हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे गाडगर, आगे उनका कुछ नाम था, पीछे सरनेम लिख रहे हैं हम लोग, गाडगर हुआ करते थे उस समय पर। तो गाडगर जी ने क्या किया, प्रस्तावना का, भाई न्यायाधीश है, सब कुछ जानते ही हैं, है ना। तो न्यायाधीश है, सब कुछ जानते हैं, संविधान के बारे में तो उनको अच्छे खासे तरीके से पता था। तो उन्होंने प्रस्तावना के बारे में राष्ट्रपति महोदय को जब सुझाव या सलाह भेजी तो उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, बल्कि संविधान में जो कुछ किया जाना है या जो कुछ होना है उन चीज़ों को वर्णित कर रहा है या उन चीज़ों के बारे में बताने वाला एक पैराग्राफ टाइप का है। एक पैराग्राफ मतलब संविधान के अंदर क्या क्या है उस चीज़ का परिचय देने का, उस चीज़ का परिचय देता है कौन, प्रस्तावना, और संविधान का अंग नहीं है। किसने कहा, बेरूवाड़ी केस के में उस समय के न्यायाधीश ने किस तरीके से सुझाव दिया। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश ने गलत सुझाव दिया था, उनका भी तथ्य ठीक था कि हमने आपको अभी बताया ना 395 अनुच्छेद में किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना का जिक्र नहीं है, 8वां अनुसूची में किसी में प्रस्तावना का जिक्र नहीं है, और आप लोगों के 22 भाग में कोई भी भाग में प्रस्तावना शामिल नहीं है। तो ना तो इसमें शामिल, ना इसमें शामिल, ना इसमें शामिल, यानी इसमें भी प्रस्तावना भाग नहीं है, इसमें भी भाग नहीं है, इसमें भी भाग नहीं है। जब संविधान के तीनों मुख्य चीज़ों में प्रस्तावना को जगह नहीं दी गई है तो हम इस पर आर्टिकल 368 का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि उसमें संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। तो CGI ने, भाई आप लोगों को हमने बताया कि CGI ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। कब, बेरूवाड़ी संदर्भ में। तो इस चीज को लिखना है कि इस समय संविधान, या ऐसे लिखेंगे, इस समय प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, अंग नहीं माना गया, क्योंकि भाई संविधान निर्माण के पहले ही हम लोगों की उद्देशिका बन चुकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
संविधान निर्माण के पहले ही हो चुकी थी, बाद में संविधान बना, तो संविधान बनाते समय तो हम लोगों ने प्रस्तावना या उद्देश्य का लिखी ही नहीं, बाद में जरूर उसको जब 26 नवंबर को हम लोगों ने इसको पढ़ा तब उसको प्रस्तावना बनाई। यानी कि इस समय प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। कब? 1960 में। यानी जस्टिस हुआ करते थे गाडकर, इनका नाम हुआ करता था गजेंद्र, यहाँ पर लिख लेना गजेंद्र गाडकर। तो गजेंद्र गाडकर हुआ करते थे। तो उनने कहा था कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं माना गया, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। आपसे पूछा जाएगा बेरूवाड़ी संदर्भ के तहत संविधान को, वो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है? तो नहीं माना गया। बस इतनी याद रखनी है बात आप लोगों को कि 1960 में बेरूवाड़ी संदर्भ के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। और हमने इसके जस्ट पीछे वाली स्लाइड में आप लोगों को बताया कि यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें पॉसिबल है क्या? संशोधन। और जब अंग ही नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जी किसने कहा? गजेंद्र गाडकर ने अपने सिफारिश में लिखा। भाई इस तथ्य को थोड़ा सा समझने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसको? हमने पिछली क्लास में बात की थी पंडित जी की, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, इसीलिए हम उनका नाम बार बार ले रहे थे ताकि आप लोगों के दिमाग में उनका नाम सेट हो जाए। उनने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी को इंग्लिश में की कहते हैं और की का ही हिंदी वर्जन होता है चाबी। यानी प्रस्तावना संविधान की क्या है? चाबी है। यानी प्रस्तावना संविधान की चाबी है। तो संविधान एक ताला है और प्रस्तावना क्या है? उसकी चाबी। जब ताले को खोलना होगा तो चाबी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो इनने यानी जस्टिस गाडकर का या उस समय पर जो संदर्भ चल रहा था उस समय इस उनके उस कोटेशन को कि प्रस्तावना संविधान की चाबी है को इस तरीके से यूज किया गया कि प्रस्तावना बेशक संविधान की चाबी है परंतु संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी चाबी तो है ताले की, लेकिन चाबी ताले का भाग नहीं है। यानी ताले में चिपकी नहीं रहती है चाबी। आप ताला लटका के बाहर निकल जाते हैं, ताला आपका लगा रहता है ना? अगर उसका हिस्सा होती तो उसी के साथ चाबी लगी रहती। तो उन्होंने कहा कि बेशक संविधान की प्रस्तावना संविधान की चाबी है परंतु उसका हिस्सा नहीं है ना? संविधान की प्रस्तावना संविधान की चाबी तो है लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। और जब हिस्सा नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जी सारी की सारी बात किस संदर्भ की थी? बेरूवाड़ी संदर्भ की बात हुआ करती थी। इतनी चीज समझ में आई? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। ठीक, अब दूसरा समय आता है एक 1973 का। अगला समय कौन सा आता है? 1973 का। 1973 का एक केस होता है जिसको कहा जाता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में फिर से वही बात हुई। केशवानंद भारती केस पर चर्चा चल रही थी, बात पहुंच गई प्रस्तावना तक। प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती केस के समय जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनने क्या कहा? उनने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। भाई प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। सब लोग तड़फड़ा गए कि भाई 1960 में तो तुम कह रहे थे कि संविधान में प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब 1973 आते ही 13 साल में ऐसा क्या हो गया कि संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है? सब लोग दुहाई देने लगे 1960 की बेरूवाड़ी संदर्भ की कि उस समय पर तो न्यायाधीश ने कहा था कि प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब एक ही न्यायालय दो अलग अलग डिसीजन कैसे ले सकता है या अपना डिसीजन कैसे बदल सकता है? तो परेशान होने की समस्या नहीं है। आर्टिकल 137 यानी 137 के तहत न्यायालय को जो शक्ति प्रदान की गई है कि वो अपने ही किसको डिसीजन को पुनरावलोकन कर सकता है, यानी उसको देख सोच समझ सकता है या बदल सकता है। ठीक, तो केशवानंद भारती जब केस चल रहा था तो केशवानंद भारती केस में क्या होगा? प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। संविधान का अंग माना गया। अब इसमें क्या तर्क दिया गया? तो हम पंडित जी के उसी बयान को दोबारा से तर्क देते। भाई क्या होता है, एक ही बात के दो अर्थ निकल जाते हैं। कभी वो अर्थ नेगेटिव सेंस में यूज हो जाता है और कभी वो अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज हो जाता है। जैसे पिछली बार उन्होंने क्या कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है परंतु उसका हिस्सा नहीं है। इस बार उन्होंने कहा संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, बेशक उसका हिस्सा नहीं है परंतु ताले के बिना तो कुंजी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, यानी संविधान के बिना तो प्रस्तावना का भी कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो उस समय लग रहा था कि वास्तव में उन्होंने ठीक कहा कि ताला चाबी का अगर मैटर है, मान के चलो जैसे हम आपको थोड़ा सा दिखा दें, जैसे ये कोई लॉक है आपका,
ऐसा ताला लगा होता, हालांकि बैग लग रहा होगा आप लोगों को जी, लेकिन मान के चलो कि ये क्या है, ताला है, ठीक है जी, क्या है, ये ताला है और इसकी एक चाबी मान के चलो जी, इस तरीके से चाबी है जी, चाबी है प्रस्तावना, जो ताला है संविधान। ठीक, पहली बार यानी 1960 में क्या कहा गया, 1960 में कहा गया कि ठीक है प्रस्तावना इस ताले की क्या है, चाबी है, चाबी है, लेकिन इसी में जुड़ी नहीं रहती है, और जब इसमें जुड़ी नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि चाबी अलग रहती है, ताला अलग रहता है। जी कब की बात थी, 1960 की। 1973 में क्या कहा गया, बोले प्रस्तावना इस ताले की यानी संविधान की कुंजी है, लेकिन बेशक इसका हिस्सा नहीं है, इसमें भले ही नहीं चिपकी रहती है, लेकिन भाई अगर जब ताला ही नहीं होगा तो इस चाबी का क्या कर लोगे आप लोग। यानी हमें संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, संविधान को अच्छा बनाने के लिए, संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना उसको रखना जरूरी है, और जब प्रस्तावना रखना जरूरी है तो जब सीधी बात है कि प्रस्तावना और संविधान एक दूसरे के क्या है, अभिन्न अंग हैं। चाबी नहीं रहेगी, ताला किसी काम का नहीं है, ताला नहीं होगा तो चाबी किसी काम की नहीं है, यानी दोनों का रहना जरूरी है, और जब इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है तो इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। जी कब कह दिया गया, 1973 में केशवानंद भारती केस में। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, और जब अंग माना गया तो हमने आपको इसके पिछले स्लाइड में ही बताया था कि जब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा तो उसमें संशोधन पॉसिबल है, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना में संशोधन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई, संशोधन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये तो बात हो गई 1973 तक की। इन दोनों चीज़ों में हमने आपको कुछ अलग से नहीं बताया, हमने सीधा इतना सिर्फ दो चीज़ें बताई आप लोगों को। वो दोनों ही चीज़ें क्या थी कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तब हो सकता था जब संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए। 1960 में बेरूवाड़ी केस में उसको अंग नहीं माना गया, इसलिए संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो पाया। 1973 में क्या मान लिया गया, उसको अंग मान लिया गया, इसलिए इसमें संशोधन हो गया, मतलब स्वीकृति मिल गई होने की। तो 73 के बाद 3 साल ही गुजरी, यानी 73 से 74 गुजरा, 75 गुजरा और 76 आया ही। 76 आया और उसमें क्या हो गया, संशोधन हो गया। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको क्या करें आगे बताएं वो संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन कौन सा हुआ उसके बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आगे हमको बढ़ते समय भाई संशोधन ही बताना है कि वर्ष आता है 1976 का, वर्ष आता है 1976। 1976 में ही होता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत क्या क्या बातें होती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएं। हाँ, एक चीज़ और आप लोग समझ लो, बेरूवाड़ी केस के वो सॉरी उसके 1973 वाले केस में लिख लेना। 1973 का जो केस था केशवानंद भारती केस, उसमें थोड़ा सा और ऐड करना भी हम आपको बता दें, वरना चीज़ें स्किप हो जाएंगी। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा भाई संविधान को प्रस्तावना का अंग तो मान लिया गया है ना। इसमें हम आपको दोबारा से बता दे रहे हैं कि प्रस्तावना को क्या हुआ, प्रस्तावना को अंग माना गया, किसका, संविधान का अंग माना गया। और जब अंग माना गया तो संविधान में वो प्रस्तावना में संशोधन संभव, प्रस्तावना में संशोधन संभव। जब प्रस्तावना में संशोधन संभव है, लेकिन कब, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कब, ये जो हम बता रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोबारा लिखवा रहे हैं आप लोगों को। 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या होगा, प्रस्तावना को अंग माना गया। जब अंग माना गया तो उसमें संशोधन पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने कहा आप प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते शर्त रखी कि इससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा यानी संविधान में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो प्रभावित ना हो, या जो चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो चीज़ें प्रभावित ना हो। कोई नई व्यवस्था लागू करते समय ऐसा ना हो कि पुरानी व्यवस्था बिखर जाए, इस तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं या संशोधन नहीं चलेगा। यानी आप इसमें लिख सकते हैं बशर्ते, यानी शर्त के साथ, बशर्ते संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब आप संशोधन कर सकते हो। यानी संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो कब, जब संविधान का मूल ढांचा में परिवर्तन ना हो। यानी जो हम कहें कि आप हमारे मकान में रह सकते हो, कब, जब हमारे मकान को नुकसान न पहुंचाओ। मतलब आप हमारे मकान में रह रहे हैं तो रह लीजिए, लेकिन हमारे मकान को नुकसान न पहुंचाएं। यानी आप प्रस्तावना में संशोधन कर रहे हैं, कर लीजिए, बस हमारे संविधान के मूल ढांचे में
क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में परिवर्तन का मतलब यदि हमारा देश समाजवादी है तो समाजवादी ही रहे, हमारा देश अगर पंथ निरपेक्ष है तो पंथ निरपेक्ष ही रहे, अगर हम संप्रभु हैं यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं तो आप ऐसा संशोधन करें कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बने रहें, उसके बाद आप करें। ऐसा नहीं है कि आपका संशोधन हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने पर थोड़ा सा प्रभाव डाल दे। अगर आप ऐसा संशोधन करें जिससे हमारे देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होते रहे। आप ऐसा संशोधन करें कि जो स्वतंत्रता उनको मिल रही है वो मिलती रहे, ना कि उनसे कोई स्वतंत्रता उनके हाथ से निकल जाए। आप ऐसे करें जिससे समानता और बंधुता बनी रहे। ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेंगे जिससे संविधान की समानता और बंधुता क्या हो जाए, खत्म होने के चांसेस बनने लगे। तो शर्त रखी गई, इसीलिए 1973 के इस मूल ढांचे को क्या कहा गया, मूल ढांचे वाली बात को ही मूल ढांचा सिद्धांत कहा गया। मूल ढांचा का सिद्धांत कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस से संबंधित है, तो केशवानंद भारती केस से संबंधित है। अच्छा, मूल ढांचा केशवानंद भारती से संबंधित तो है, और इसी सिद्धांत ने क्या किया, संविधान को प्रोटेक्शन दिया, है ना। प्रोटेक्शन का मतलब होता है इसने सुरक्षा कवच का काम किया, सुरक्षा कवच का काम किया किसके लिए, संविधान के लिए। जिस संविधान का सुरक्षा कवच बना, कैसे, उन्होंने कहा मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 1973 में सरकार को क्या मिली, परमिशन की आप संशोधन कर सकते हैं, तो सरकार संविधान की प्रस्तावना में अपने मनमानी तरीके से संशोधन ना कर ले, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये वाला बात कह दी। कौन सी, मूल ढांचे वाली। अब सरकार कोई भी आड़ा टेढ़ा संशोधन करेगी तो उसमें कह दिया जाएगा इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है, और वो संशोधन रोक दिया जाएगा। सरकार अच्छी नीयत से अच्छे काम के लिए संशोधन करेगी, हो जाएगा, लेकिन अगर उससे मूल ढांचा यानी जो हमारा बेसिक संविधान है, मूल संविधान है, उसमें अगर परिवर्तन होता है, उसकी व्यवस्था के साथ कोई छेड़खानी होती है, तो कह दिया जाएगा कि यह मूल ढांचे के सिद्धांत के क्या है, खिलाफ है, तो वो संशोधन नहीं हो सकता। यानी कि जो मूल ढांचा का सिद्धांत है उसने प्रोटेक्शन का काम किया किसके लिए, संविधान के लिए। अब क्या होता है, जब भी कोई केस आता है, ऐसा फंसता है, प्रस्तावना की चर्चा होती है, तो हम लोगों के न्यायाधीश डिफाइन कर देते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। न्याय शामिल है, एकता शामिल है, समरूपता शामिल है, भाईचारा शामिल है, पंथ निरपेक्षता शामिल है। ये सारी चीजें डिफाइन करते रहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे देश के मूल संविधान को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, ऐसा संशोधन कोई नहीं हो सकता। चाहे वो कोई एक पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था को हटाना हो, चाहे संप्रभुता को हटाना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे हम लोगों के संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो। अब आते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन में क्या होगा। तो 42वां संविधान संशोधन हो रहा था 1976 में। 73 में हम लोगों को गुंजाइश मिल चुकी थी कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। जब संविधान में प्रस्तावना में संशोधन करने की गुंजाइश मिल गई तो यह 1976 का 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में होने वाला पहला एवं एकमात्र संशोधन है। पहला एवं एकमात्र संशोधन है। पहला एवं एकमात्र संशोधन है। इसका क्या मतलब है कि भाई प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ वो कौन सा है, 42वां। और एकमात्र का मतलब होता है एक से दूसरा कोई संशोधन नहीं हुआ है अब तक प्रस्तावना में। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार परिवर्तन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो एकमात्र संशोधन है। इस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द या 3 विचारधारा, 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, उन तीनों को हम आपको यही लिखाई देते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से थे, एक तो समाजवादी यानी सोशलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा हुआ करता था आप लोगों का अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी। 3 शब्द जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को ही, इस संशोधन को लिख लेंगे, इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान भी कहते हैं। इस समय इस संशोधन जी बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी दिन आप लोगों को अलग से संविधान 42वें संविधान संशोधन की ही क्लास देंगे हम। इस समय जो भारत के पीएम हुआ करते थे वो कौन सी थी, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी।
और इस समय आप लोगों के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यानी राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कौन से थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद इस समय पीएम हुआ करते थे। ये 3-4 बातें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। तो आप लोगों ने दोबारा से हम रिपीट किए दे रहे हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोगों ने क्या देखा, संविधान में प्रस्तावना में संशोधन होना था तो एक केस बना 1960 में बेरुवाड़ी केस, है ना। इसका पूरा मैप आप लोग इसी तरीके से याद रख लेना। बेरुवाड़ी केस बना, बेरुवाड़ी केस में हमने क्या कहा, अंग नहीं है, अंग नहीं है तो संशोधन नहीं होगा। इसके बाद 1973 की बात आई, 1973 में बना केशवानंद भारती केस, केशवानंद, और इसमें क्या हुआ, अंग माना गया, अंग माना गया तो संशोधन संभव है। और जब संशोधन संभव है तो 1976 में ही संशोधन किया गया, और संशोधन किया गया तो 3 शब्द जोड़े गए, कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़ दिए गए। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था। अब आप लोग इसको नोट कर लो, इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पेपरों में बड़ा पूछा जाता है। और इतना याद रखना कि संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। ठीक, चलिए थोड़ा सा कुछ और इसमें ऐड करके हम आपको बता दें, 1-2 पॉइंट और आप लोग नोट कर लेना। अच्छा, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मौलिक अधिकार किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है या लागू कराए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम आपको बताएं कि जिस चीज़ के लिए हम डायरेक्ट न्यायालय के पास चले जाएं, जो भी चीज़ हमसे छीनी जा रही उसके लिए हम डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, तो वो और न्यायालय उस चीज़ को डायरेक्ट लागू भी करा पाए, यानी वो व्यवस्था या उस व्यवस्था का लाभ हम लोगों को दिलाने में न्यायालय सक्षम हो, तो उसे कहते हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। क्या संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? पेपर में 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दें, सीधा सीधा आंसर रहेगा कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। अच्छा, कुछ नए विद्यार्थी होते हैं वो प्रवर्तनीय या परिवर्तनीय को एक समझ लेते हैं। प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू कराना, और परिवर्तनीय का मतलब होता है परिवर्तन के लायक। तो परिवर्तनीय तो है लेकिन न्यायालय नहीं करता, उसमें संसद परिवर्तन करेगी। तो प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, या न्यायालय उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। किसमें? प्रस्तावना में। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को प्रस्तावना के संबंध में, मतलब प्रस्तावना को आप लोगों को रिवीजन करने के लिए एक छोटा सा वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रामबाण। रामबाण इलाज किस तरीके से आप लोग पर काम करेगा या किस तरीके से आप लोगों की मदद करेगा, उसके बारे में हम बताएं। तो जिसको भी अब तक संविधान की प्रस्तावना याद नहीं हुई है, या कोई भी शब्द याद नहीं हो रहा, कोई भी समस्या है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी हम दवाई देंगे और दवाई देते ही सब लोग ठीक हो जाते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले SOSDR 4 चीज़ें लिख लेनी है। SOSDR इसी सीक्वेंस में लिखनी है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ नीचे JLEFI। थोड़ा सा इसमें अंग्रेजी रहेगी, मतलब भाई तो देखो पूरी संविधान की प्रस्तावना पूरी याद नहीं कर पा रहे हो तुम हिंदी में, तो थोड़ा अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। जब अंग्रेजी नहीं आ रही, तुम्हें हिंदी नहीं आ रही, तो फिर पढ़ काय के लिए रहे हो, है ना। तो SOSDR, ठीक। इस सो पर हम लगा देंगे स्टार, इस एस पर स्टार लगा देंगे, और इस आई पर स्टार लगा देंगे। स्टार का लगाया बाद में चमकेगा, भाई स्टार है, सितारा है, चमकेगा। सो का मतलब होता है सोवराइन। हम इसको इंग्लिश लिखते जा रहे हैं आप लोगों के लिए, सोवराइन, SOVERIGN, सोवराइन। इसका मतलब होता है सोशलिस्ट, इसका मतलब होता है सेक्युलर, और इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। हिंदी भी लिखे दे रहे हैं हम इसकी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिना हिंदी के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। सोवराइन का मतलब होता है संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम छोटा से लिखे दे रहे हैं संप्रभु। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, और सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है आप लोगों का लोकतंत्र या लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र या गणराज्य, हाँ कुछ भी लिख लो आप लोग, ठीक। जे से होता है आप लोगों का जस्टिस, J4 क्या होता है,
जस्टिस, जस्टिस को हिंदी में कहते हैं न्याय। और न्याय आप लोगों को पता है कितने तरीके के थे? 3। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जी समझो, आप संविधान का क्या, वो संविधान की प्रस्तावना का कंकाल तंत्र खगालने में लगे हैं। तो एल से होता है आपका लिबर्टी, LIBERTY, लाइबर्टी। लाइबर्टी इसको पढ़ा जाता है, इसको कहा जाता है स्वतंत्रता, इसको कहा जाता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी को हिंदी में कहा जाता है क्षमता, क्षमता या समानता। इसको कहा जाता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को, जो भी आप लोग, थोड़ा सा इंग्लिश हमारी कमज़ोर रहेगी। फ्रेटर्निटी जिसको कहा जाता है बंधुता या बंधुत्व, और इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है आप लोगों का अखंडता। बस आप लोगों को 5 ऊपर और 4 नीचे। सोसो SDR, ऐसे समझ लो किसी का नाम भाई SDR, सुदामा दास रैंकवार हुआ करता था, तो सो जाओ सो जाओ, 2 बार सोला देना है किसको? सुदामा दास रैंकवार को। ठीक, सोसो SDR, और जलेबी की जगह जलेफी कर लेना है याद भाई। अगर बी लगा दें यहाँ तो जलेफी बी हो जाएगा ना, लेकिन हम लोगों को जलेबी की जगह क्या रखना है? जलेफी, क्योंकि जब आप जलेफी याद रखेंगे उसी के बाद ही आप लोगों को जलेबी याद खाने को मिलेगी। इसमें हम आपको बता दें कि सोवराइन का मतलब संप्रभु होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी का, इससे समाजवादी हो गया, सेकुलर पंथनिरपेक्ष हो गया, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक हो गया, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र हो गया। जस्टिस, जे का मतलब जस्टिस यानी न्याय। न्याय हम लोगों को 3 तरीके के प्राप्त है, सामाजिक, आर्थिक न्याय। जो लिबर्टी होती है यानी स्वतंत्रता, जो हमें कितने जगह से, कितने क्षेत्रों में प्राप्त है? 5 में। वो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा वहाँ से। ठीक जी, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का तेज काम कर जाए इसके लिए। इक्वालिटी का, क्योंकि पूरी प्रस्तावना नहीं खंगालते फिरेंगे आप उस टाइम पे, इतना याद रख लेना। इक्वालिटी का मतलब होता है क्षमता, कितने क्षेत्रों में दी गई? 2। फर्टिलिटी का मतलब होता है बंधुता को बढ़ाना है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता को सेफ रखना है। अच्छा, इस चीज़ में आप लोगों को हमने स्टार लगवाए हैं, है ना, S और I पर। तो ये दोनों ही, तीनों स्टार खोल दो भाई। जो तीनों स्टार था, एक तो था कौन सा? सो, एक था S और एक था I। सो का मतलब हुआ करता था सोशलिस्ट यानी समाजवादी। S का मतलब हुआ करता था सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष। और I का मतलब होता था अखंडता यानी इंटीग्रिटी। यह तीनों ही शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? यानी ये तीनों ही शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, 42वां संशोधन 1976 के तहत। इससे थोड़ा सा अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को मदद मिल जाएगी, है ना। तो ये 3 जो शब्द स्टार लगवाए थे वो हमने क्यों लगवाए थे? ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये तीनों संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए 42वें के तहत। यानी जी उसके बाद क्या, जब तक हम लोगों के में समाजवादी नहीं जुड़ा था तो क्या हम लोग समाजवादी नहीं थे? प्रस्तावना में जरूर समाजवादी नहीं लिखा था, लेकिन हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान थे उसमें हम क्या थे? समाजवादी। यानी हम लोगों की व्यवस्था इस तरीके से सेट की गई थी कि समाजवादी हैं। पंथनिरपेक्ष, भाई क्या हम लोग, जब तक प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष नहीं लिखा तब तक हम लोग पंथनिरपेक्ष नहीं थे क्या? 1976 तक पंथनिरपेक्ष थे, सिर्फ प्रस्तावना में नहीं लिखा था। तो फिर कहाँ लिखा था? आप लोगों को अच्छे से ज्ञात है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए, किसी को भी सब कुछ अपने अपने धर्मों के लिए करने का अधिकार है। जी पंथनिरपेक्ष था, सेम अखंडता आप लोगों की। जी इसके बाद हम आपको बता दें, ये जो जस्टिस लिया गया है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ की देन है? तो यह रूसी क्रांति से लिए गए, रूसी क्रांति की देन। रूसी लिखना है यहाँ पर, रूसी क्रांति की देन। ये किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है। और जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जी कहाँ की देन है? ये फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति की देन। फ्रांस की क्रांति आप लोगों को पता है 1789 में हुई और रूस की क्रांति 1916 में हुई। जी दोनों आप लोग याद रख लेना। तो आप लोगों का आज प्रस्तावना वाला टॉपिक बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हुआ। प्रस्तावना को हम आप लोगों के लिए दोबारा से रिपीट किए दे रहे हैं। जिस तरीके से है कि आप लोगों का प्रस्तावना में आप लोगों को सोसो SDR पढ़ लेना, सोवराइन सोशलिस्ट हो गया, इसके बाद सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। इसके बाद जलेबी की जगह जलेफी याद रख लेना। पहली तो आप लोगों को सोसो सुदामा दास रैंकवार,
और जलेबी आ जाए। सुदामा दास एक बार जब सो जाएगा तब जलेबी लाना आप, तब आपको अकेले को खाने को मिलेगी और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रहेंगी। ये प्रस्तावना का आप लोगों का टॉपिक आज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने प्रस्तावना कि बेसिक पॉइंट देखे कि कहाँ से ली गई है, किस तरीके का हम लोगों के संविधान में जिक्र है। उसके बाद हमने प्रस्तावना को पूरा हिंदी में लिख के हम लोगों ने पढ़ा, एक एक शब्द पर चर्चा की। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण कथन देखे, प्रस्तावना के मूल तत्व देखे कि इस प्रस्तावना में मेन चीज़ क्या है वो देखी। उसके बाद हमने कुछ कथन, महत्वपूर्ण लोगों के महत्वपूर्ण कथन देखे। कथन देखने के बाद हमने आप लोगों को संविधान में प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं है, और है तो किस तरीके से किया जाए उसके बारे में हमने आपको बताया। और 1960 का बेरूवाड़ी संदर्भ में जब जो आपका डिसीजन रहा या जो सुझाव सलाह मिली वो आपको बताई। 1973 में कैसे पॉसिबल हो पाया वो बताया, और 1976 में क्या संभव हुआ यानी क्या संशोधन हुआ वो भी आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा आप लोगों को ये रामबाण इलाज दे दिया है ताकि आप लोग पूरी प्रस्तावना हिंदी में नहीं बोलते फिरें। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुदामा दास रैकवार को क्या करना है, 2 बार सुला देना हो, 1 बार जलेबी ले आकर आना और काम हो जाएगा आप लोगों का। तो कैसी रही क्लास आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी आप लोगों को क्लास में थोड़ा सा कमी दिखती होगी या क्लास का कंटेंट जो हो उसमें कोई आप सुधार चाहते हो या कोई नई चीज़ हमसे चाहते हो तो वो कमेंट में आप लोग लिख के ज़रूर बता दिया करें। और जो आप लोगों के मित्र हों, दोस्त हों, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि यहाँ हम मतलब आप लोगों से फीस बिना फीस के पढ़ा रहे हैं, और वो यहाँ हम पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोच के आए हैं कि हम पैसा कमाने आए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने आए हैं, या आप लोग वो गलती ना करें जो भाई पिछले दिनों में हमने या हम जैसे लोगों ने की है। उन सारी चीज़ों से बचते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नए नए पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी चीज़ पढ़ना है और कौन सी नहीं पढ़ना है, या किस तरीके से पढ़नी, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा सा टाइम देना है, कौन सी पे कम देना है। इन सारी समस्याओं में जूझते जूझते वो अपना 1 या 2 साल बर्बाद कर देते हैं। जब 1-2 साल बर्बाद कर देते हैं, फिर पेपरों में जब तक असफल होते रहते हैं तो लगता है कि यार हमने 2 साल बर्बाद भी कर दिया, सफल नहीं हुए। तो ऐसे समय पर उनकी कौन सी गलती आड़े आ रही होती है, वो होती है कि सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेना या सही तरीके से नहीं पढ़ना। भाई वही गलती हमसे हुई है, हम नहीं चाहते कि वो आपसे हो, है ना। तो उसके लिए भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भाई ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के पूरे दिन लेते हों या पूरे दिन आप लोगों के लिए क्लासें हों। आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे की क्लास आती है, खाते पीते उठते बैठते जिस तरीके से भी आप क्लास देख पाओ, और इतना ईजी वे में समझाने की कोशिश की जाती है कि आप अगर स्क्रीनशॉट भी ले लो तो बाद में लिखने में समस्या नहीं होगी। तो आप लोग भाई हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा सोच के रखें, तो थोड़ा सा आप भी हम लोगों पर प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है। भाई हम लोग देखते हैं कि वीडियो कितना चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, तो उससे एक हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और वही मोटिवेशन हमें आगे काम करने के लिए देता है। जैसे अभी लास्ट वीडियो आप लोगों की लगभग 1-1.5 घंटे की थी, तो 1-1.5 घंटे में तो उसे शूट करने में लगा ही लगा, साथ में उसे 3-4 दिन लग गए अपलोड होने में, क्योंकि वो वीडियो बार बार कैंसिल हो जा रहा था, लंबा वीडियो था। और अपन इस मोबाइल से या कैमरे से जब शूट करते हैं तो ज़्यादा MB GB का बन जाता है, तो काफ़ी टाइम उसको अपलोड, 3-4 दिन तो उसको अपलोड होने ही में लग गया। तो मेहनत दोनों तरफ से लगती है, भाई आपको लगती है, हमें लगती है, तो उसका थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो आप लोगों के अच्छे कमेंट और लाइक शेयर इस सब से मिलता रहता है। इससे और एनर्जी मिलती है हम लोगों को काम करने के लिए। और बाकी आप लोग को जो दिया जा रहा वो पढ़ते रहिए, बड़ा अच्छा कंटेंट है, आप लोग अगर तैयार करते रहेंगे तो बेशक सफल होंगे। आप हमें बस कुछ ऐसा टाइम दे दीजिए, उस टाइम में हम आप लोगों को इतना कुछ दे देंगे कि आपकी सफलता आपके कदमों में रहेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 सफलता आपके कदमों में रहे, जहाँ भी आप पैर रखेंगे सफलता आप लोगों को वहाँ मिलेगी। बस आप लोग 1-1.5 साल साथ में रह के मेहनत कर लीजिए और सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।